बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को इस्लामाबाद लाउंज में हम तीनों का बहुत बहुत सलाम पहुंचे। इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पे मैं अकेले नजर आ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये दो खूबसूरत खवातीन भी आपको स्क्रीन पे नजर आए। मेरे साथ मौजूद हैं परवीन गिलानी और फातिमा जदून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बहुत हसीन हूँ, अपना बताओ। मैं तो हुई हसीन, हमारे भी क्या कहने हैं। वाह जी वाह, यहाँ तो गलत फहमियों के अंबार लगे हुए हैं मुझ समेत। हमने इसलिए आगाज ऐसे लिया ताकि आप लोगों का जो है मूड फ्रेश हो जाए, और ये टाइम थोड़ा सा काम का होता है, किचन का होता है, और ज़रा खाने पीने की मामलात भी होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद लाउंज आप कैसे मिस कर सकते हैं। आज इस्लामाबाद लाउंज बहुत स्पेशल होने वाला है, इसलिए कि जब हम किसी घर में खुशी की बात करते हैं, शरारतों की बात करते हैं, हंसी की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये आता है, मैं किसी बंदर की नहीं, बच्चों की बात करी, है ना। अमूमन जिस घर में बंदर होता है उधर बच्चे तकरीबन एक ही सेम होते हैं, शरारती होते हैं। हाँ। तो जनाब, जिस घर में बच्चों की रौनक होती है, खुशी होती है उनकी सेहत के साथ, तो वो घर बड़ा ही यानी कि मुकम्मल महसूस होता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी घर में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जो कि बीमार है, या वो मुस्तकिल बीमार है, या खुदा न खास्ता वो माजूर है, या अल्लाह ना करे मेंटली रिटार्टेड है, तो आप खुद सोचिए कि माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। उस घर का जो माहौल होता है वो एक सेहतमंद बच्चे की बनिस्बत उस घर के माहौल में कितना डिफरेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। गो कि ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक में है। लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं कि कंपैरिजन इसलिए अफ़गानिस्तान से नहीं करेंगे कि वो जिन क्राइसिस से गुजरा है, जिस खाना जंगी और फिर जंग की हालात से गुजरा है, तो वहाँ पर तो इतना मुस्तकिल बुनियादों पर काम नहीं हुआ पोलियो के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में 74 से और बाकायदा तौर पे 1994 से पोलियो की मुहिम बार बार, यानी कि हर 2 महीने बाद गवर्नमेंट स्टेट इसके ऊपर काम कर रही है, और पूरे पाकिस्तान में बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती क्या है परवीन, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत से पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर पोलियो के कतरे हमने अपने बच्चों को पिलवाए तो शायद इससे हमारी इन बच्चों के आगे बच्चे नहीं पैदा होंगे, यानी इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। या फिर बहुत से लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सी ऐसे गलत मफरूजे जो उनको बयान किए ये हराम है, हाँ ये हराम है, यूरोप से आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स है ना कि भाई ये चीज पता नहीं क्या चीज है। कई लोग बहुत, ये देखा जाए तो बदकिस्मती है कि आपके दरवाजे पे लोग आते हैं और आप उनको वापस भेज देते हैं, बंद करो, नहीं है कोई भी नहीं है। उन लोगों को देखें, क्योंकि घर घर चल के जाना वैक्सीनेशन के लिए बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही है, तो हम अपने बच्चों को खुद इन चीजों से महरूम कर रहे हैं ना, उनके लिए हम मुश्किलात और वो चीजें पैदा और हम लोग बारहा महाजबीन फातिमा इस चीज का जिक्र भी करते हैं। ये जो पोलियो वर्कर्स होते हैं ये अपनी जान हथेली पे रख के घर घर जाते हैं, क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा में रिसेंटली इतने सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें पोलियो वर्कर्स को जो है निशाना बनाया गया है और वो मौत के मुंह में चले गए उससे। यानी कि वो लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर हर दर पे जाते हैं। बेशक बारिश है, मतलब एक दो लोगों की बात नहीं है इसमें, मतलब सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं। शहीद इसलिए कहेंगे कि वो एक गुड कॉज के लिए निकले, आपके बच्चों के लिए आए। ये हमारी बदकिस्मती भी है, और एक हम इसको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं कि क्योंकि डोर स्टेप पे आके कोई आपके बच्चे को ड्रॉप पिला रहा है, तो बहुत सारी बातें आ जाती। मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस भी देखी हुई हैं जिसमें वो बाकायदा तौर पे उन्होंने थ्रेट किया है, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उन्होंने मारा है पोलियो वर्कर्स को और गालम गलोच की है। और बदकिस्मती है इसी हवाले से जी, क्योंकि हम बात आप आज जो है वो पोलियो के हवाले से करेंगे। वो कहते हैं ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, वही वाली बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पोलियो के हवाले से एक पैकेज है हमारे पास, तो आइए हम भी देखते हैं और अपने देखने वालों को भी दिखाते हैं। जब से इंसानी मुआशरा वजूद में आया है, पोलियो उसी वक्त से इंसान के साथ साथ है। ताहम 19वीं सदी में मर्ज एक वबा की सूरत में अमेरिका और यूरोप में सामने आया। इसके मरीजों में निज़ाम तनफ़ुस और रीढ़ की हड्डी मफलूज हो जाती है। ताहम जदीद दौर में वैक्सीन की मदद से इसका तकरीबन मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो गया है। 1365 से 1403 क़ब्ल मसीह की जाने वाली मिस्री कंदाकारी में एक मन्नत नजर आई जिसके पांव मुड़े हुए हैं। ये पोलियो की अलामात में से एक है। इस बीमारी की पहली क्लिनिकल तशरीह 1779 में बरतानवी तबीब माइकल अंडरवुड ने की, जबकि इसे एक बीमारी के तौर पे 1840 में जैकब हैन ने तस्लीम किया। जदीद दौर में पोलियो की वबाएं सनती इनकलाब के नतीजे में बनने वाले शहरों के नतीजे में सामने आई। न्यूयॉर्क में 1916 पहली बार वबा की सूरत में
पोलियो फैला और इस दौरान इसके 9,000 केसेस सामने आए और इसके नतीजे में 2,343 अमवात वाक़ई हुई। अमेरिका भर में 27,000 केस थे और 6,000 अमवात वाक़ई हुई, जिसका बड़ा शिकार बच्चे ही थे। पोलियो के बाज मरीजों की आंखें भी मफलूज हो जाती हैं। 1928 में डॉक्टर फिलिप ड्रिंकर और लुई शा ने आयरन लिंग्स यानी आहनी फेफड़ों के नाम से मशीन बनाई, जिसका मकसद ऐसे अफराद की जान बचाना था जो निज़ाम तनफ्फुस मफलूज हो जाने की वजह से परेशान थे। अक्सर मरीजों को इसमें 2 हफ्ते के करीब वक्त गुजारना पड़ता था, मगर जो मुस्तकिल मफलूज हो गए थे, इन्हें सारी जिंदगी इसी में गुजारनी पड़ती थी। 1939 में 1000 के करीब ऐसी मशीनें अमेरिका भर में ज़ेरे इस्तेमाल थी। आज आयरन लंग्स का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो चुका है और इसकी वजह जदीद वेंटिलेटर्स हैं। इस हवाले से बड़ी कामयाबी 1952 में डॉक्टर जोनास सालिक ने हासिल की, जब इन्होंने पहली मुअस्सर पोलियो वैक्सीन बनानी शुरू की। इसके बाद अवाम में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसका फौरी असर सामने आया। सिर्फ अमेरिका में 1952 में पोलियो के 35,000 केस थे और 1957 में ये कम होकर 5300 रह गए। 1961 में अल्बर्ट स्वीन ने ज्यादा आसानी से दी जाने वाली वैक्सीन ओपीवी बनाई। ये कतरों की शक्ल में थी और इसे पिलाया जा सकता था। वैक्सीन की दस्तयाबी के बावजूद पोलियो बदस्तूर खतरा बना रहा, जिसके 1961 में बरतानिया में 707 शदीद केस देखने में आए, जिसके नतीजे में 79 अमवात वाक़ई हुई। अगले साल यानी 1962 में ओपीवी का इस्तेमाल शुरू किया गया। 1982 के बाद से बरतानिया में मकामी तौर पर कोई पोलियो का केस सामने नहीं आया। 1988 तक पोलियो का अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के ज्यादातर हिस्सों से खात्मा हो चुका था। इसके बावजूद ये 125 ममालिक में मौजूद थी। इसी साल आलमी सेहत की असम्बली ने इस बीमारी को 2000 तक मुकम्मल तौर पर खत्म करने की करारदाद मंजूर की। आलमी सेहत की तंजीम ने अमेरिका के खित्ते को 1994 में पोलियो से पाक करार दिया, जिसमें आखिरी पोलियो का केस मगरबी बहरुल काहिल के खित्ते में 1997 में सामने आया। 2002 में आलमी इदारा सेहत ने यूरोपीय खित्ते को पोलियो से पाक करार दिया। 2012 में भी पोलियो 4 ममालिक में मुताद्दी बीमारी बनी रही, जिनमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान और भारत शामिल थे। भारत इस फहरिस्त से निकलने की हद पर था, जिसमें जनवरी 2011 के बाद से कोई पोलियो का केस सामने नहीं आया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो 2 ममालिक हैं जहां पर हर साल पोलियो का कोई न कोई केस सामने आ जाता है। जिंदगी भर की माजूरी से बचाने वाली पोलियो वैक्सीन के बारे में पाकिस्तानी अवाम में कवी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, जिसकी बिना पर वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, जिसकी वजह से हर साल पोलियो का कोई न कोई केस सामने आ जाता है। पोलियो के खात्मे के लिए आपके बच्चों के लिए पोलियो की वैक्सीन के 2 कतरे उनको उम्र भर की माजूरी से बचा सकता है। बिल्कुल जी, बड़ी डिटेल में आप लोगों ने पैकेज मुलाहिजा फरमाया कि हिस्ट्री क्या रही है, कि किस दौर से ये बीमारी है और बीच में कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये वक्तन फ़वक्तन आती रही, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चले गए। और इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त पूरी कुर्रे अर्ज़ पर 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं कि जहाँ पर अभी तक पोलियो का जो मर्ज़ है वो मौजूद है। बिल्कुल इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त चौधरी मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेटर हैं रावलपिंडी। और सबसे पहले चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे इस्लामाबाद लाउंज में। अच्छा, चौधरी मोहम्मद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेटर हैं रावलपिंडी में, तो क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? क्योंकि वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि केसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर जब नेक्स्ट ईयर आता है या उससे नेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि जैसे रावलपिंडी है, इसके मज़ाफ़ात दूसरे इलाके हैं, वहां से कोई ना कोई केस सामने आ जाता है दोबारा से। क्या उसकी रीजन समझते हैं और इस वक्त केसेस की क्या सिचुएशन है इन तमाम तर एरियाज में? थैंक यू मैडम, आपने मुझे लाइन पे लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं आपके सवाल के मुताबिक थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि जिला रावलपिंडी में फिलहाल पोलियो का कोई केस नहीं है। ठीक है।
सन 2010 में आखिरी पोलियो का केस आया था और उससे पहले 2009 में 2 केसेस आए थे, एक 2009 में और 2010 में। दोनों सालों में बच्चे फीमेल थे और आसिया नाम था बच्चों का, दोनों का। फौजी कॉलोनी से उनका तल्लक था। और वो 2 पोलियो केसेस के बाद अब तक पिंडी जिला में कोई पोलियो का कंफर्म केस नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ये बात तो इस तरह। दूसरी बात यह है कि वायरस सर्कुलेट होता है एरिया में, हमारे जो एनवायरमेंटल सैंपल हम लेते हैं वहां पर जो है वो वायरस सर्कुलेट होता है। उसकी रीजन यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारा शहर जो है, ये विफाकी दारुल हुकूमत के करीब तरीन है और यहाँ पर रोजगार के मौके सरकारी और गैर सरकारी कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। केपीके से जो लोग मजदूरी की गरज से या किसी सरकारी मुलाजमत की गरज से या प्राइवेट किसी इदारे में काम करने की वजह से वो उनके रोजगार के मौके यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते रहते हैं। जी। यहाँ आके वो शिफ्ट होते हैं तो उनकी ज़ाहिर रूट्स अपने आबाई गाँव में, अपने इलाके में होती है, तो वहां से वो आने जाने के साथ जो है उनका वायरस जो है वहां से जो मतलब जहाँ पर ज्यादा वायरस, खास तौर पे जो केपीके के इलाके, शुमाली वजीरस्तान, बन्नू, इन इलाके से जो लोग आते हैं तो वहाँ क्योंकि सर्कुलेशन ज्यादा है तो वायरस उनके जरिए यहाँ पर मुंतकिल होता है। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, साथ ही एक मजीद चीज हम चाहते हैं आप ऐड भी कर दें इसमें। वो तमाम तर टीमें जो कि मुख्तलिफ एरियाज में जाती हैं बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के लिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं? क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई इनकार या इस तरह की कोई चीज इन तमाम तर एरियाज में फेस करनी पड़ी? हाँ, जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ हमारे खासकर जो है ना केपीके से जहाँ पर लोग रहते हैं, फैमिली जो रहते हैं, पीर बदाई का अड्डे के एरिया, इसके साथ साथ 5-7 जो यूनियन काउंसिल, वहाँ पर हमें ये सिचुएशन मौजूद होती है। जो वालिदैन मजहबी रुझान रखते हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब इससे जनाब ये क्योंकि कोई और एजेंडा है, खासकर वो अमेरिका के बारे में बोलते हैं इस तरह की, वो चाहते हैं कि ये हो सकता है उनकी कोई इस तरह की कोई साजिश हो जिसकी वजह से हम इसको कतरे पिलाएं तो हो सकता है कोई नुकसान हो। जैसे फैमिली प्लानिंग का कोई इशू है या इस्लाम फोबिया की बात है, इस्लाम के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन की वजह से कुछ फैमिलीज जो है ना वो इनकार करती हैं, लेकिन हम उनको बाहसन तरीके से उनको जो है ना कन्विंस करके उनके बच्चों को भी वैक्सीनेट कर लेते हैं। आखिर में आके कोई ऐसा कोई फैमिली बचती नहीं है कि जिनको हम वैक्सीनेशन करने में कामयाब ना हों। अच्छा जी, मैं जो आपसे चीज पूछना चाहूंगी वो ये चीज कि हर दवाई का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसमें हमने उसको रखना होता है। तो ये जो वैक्सीनेशन लेके घर घर जाते हैं, कभी बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी है, कभी बहुत ठंड है, तो क्या आप लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो वैक्सीन, जो कतरे जो बच्चों को पिलाने हैं वो ठीक हैं? हाँ, बेहतरीन सवाल आपका। ये कोल्ड चेन सिस्टम की बात आपने मेरे से पूछी है। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन कोल्ड चेन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हर जिला में, हर एरिया में, हर शहर में, हर गली, हर मोहल्ला में। सरकारी इदारों में, ये अस्पतालों में, डिस्पेंसरी में हमारे जो है ना वो ILR मौजूद होते हैं, ILR, और उनके अंदर हमारी वैक्सीन मौजूद होती है। हमारी इस पोलियो वैक्सीन जिसको लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन कहते हैं, ये OPV वैक्सीन जो है ना 2 से 8 दर्जे सेंटीग्रेड तक इसको जो हम स्टोर करते हैं और ILR से बाहर जो हम लेके जाते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फील्ड में ले जाने के लिए हमारे पास वैक्सीन कैरियर्स होते हैं और उनके अंदर आइस पैक लगे होते हैं। और आइस पैक जो है ना वो इस वैक्सीन का टेम्परेचर 2 से 8 तक मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं। ये इसमें 6 घंटे तक वैक्सीन मौजूद रहे, फील्ड में बच्चे काम भी करते रहें, तो उस वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और दूसरी बात है, हर वाइल के ऊपर वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा होता है जिसके जरिए हम चेक करते रहते हैं कि इसका टेम्परेचर ठीक है या रेंज को जो है ना क्रॉस कर गया। इस तरह का सिस्टम पूरे मुल्क में मौजूद है और पाकिस्तान में बेहतरीन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सेम सिस्टम पिंडी डिस्ट्रिक्ट में भी मौजूद है। ठीक है जी प्लीज। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अमूमन हम ये कहते हैं कि ज़राए आमदोरफ्त या जो आमदोरफ्त होती है अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान, ये पोलियो का वायरस जो है इस तरह भी कैरी होता है, तो क्या इन सैलाबी सूरत हाल में, यानी कि ये जो मौसम ऐसा गुजरा है, बारिशें हैं और जहाँ पर पानी के और सीवरेज की लाइंस होती हैं, क्या इस वजह से भी इस वायरस का फैलना हो सकता है, फैल सकता है? जी, इसी तरह ही है, बात आपकी ठीक है कि ये वायरस जो भी इस तरह के गेस्ट आते जाते रहते हैं उनके जरिए से जो है ना ये वायरस ट्रैवल करता रहता है। इसीलिए पिंडी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वेरी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है और इसी वजह से पिछले 2 महीने से जुलाई और अगस्त में हमारा जो ड्रेनेज सैंपल है वो पॉजिटिव आया है और हम उसको नेगेटिव करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और अपनी टीमों के जरिए फील्ड में घर टू घर
हाउस टू हाउस जो है ना, स्ट्रीट टू स्ट्रीट सर्चिंग कर रहे हैं। जो भी हमारे टारगेट में 5 साल से कम उम्र बच्चे, उनको हम ट्रेस करके वैक्सीनेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और 2 साल से कम उम्र बच्चों को EPA शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्लीज। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे साथ आप मौजूद रहे और बड़ी डिटेल आपने गुफ्तगू की तमाम तर जो आज का हमारा मौजू है पोलियो वायरस, उसके हवाले से। अच्छा परवीन, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक तरफ तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम माँ बाप जो हैं बच्चों को ड्रॉप्स नहीं देते, दूसरी तरफ जो हमारा सेटअप है, लाइक जब हम देखते हैं कि अगर आप KP की तरफ जाते हैं और आप शुमाली इलाकों की तरफ जाते हैं तो सीवरेज का सारा निजाम उन्होंने पानी की तरफ किया हुआ है। एक तो हम वैसे ही अपने बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिला रहे वो डोर स्टेप पे आके, दूसरी तरफ हम उसी पानी को आलूदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद ऐसे मैनी के सबब पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे या बड़े इस किस्म का पानी पी के मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हों। इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद लाउंज में, और आज हमारा स्पेशल टॉपिक है पोलियो के हवाले से। ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने एक कामयाब और तरक्की याफ्ता और मजबूत पाकिस्तान देखना है तो उसके लिए हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको सेहतमंद रखना होगा। वो सेहतमंद होंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो इस मुआशरे के एक अच्छे शहरी बनेंगे। ऐसा ही है ना जी? आप दोनों की नज़रें चाय पर हैं। जी, आपकी पर भी है और चाय पर भी है, कहवे पर है और चाय पर है, कॉफी पर है, ऐसा ही है ना? मैं बिल्कुल बना रही हूँ जी, आप पोलियो के हवाले से कुछ और गुफ्तगू करें, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा, बिल्कुल पोलियो के हवाले से भी हम डिस्कस कर लें कि माजमीन आज बहुत अच्छी लग रही है। और पता है ये अभी चल के रही है तो सूट मैंने से? इनका ड्रेस देखा, इनका ड्रेस इज वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सच्ची। अभी आऊंगी वहाँ। अच्छा, वो कह रही है करीब से देख लो ना तुम। ऐसा ही है ना। लेकिन तब जब मैं चाय वगैरह बना लूँ, ठीक है माजमीन, आप तब तक चाय बनाएं। अच्छा, अब पोलियो को हम डिस्कस कर रहे हैं। पोलियो के हवाले से अब जैसे कि जब भी पोलियो कैंपेन होती है तो बार बार इस चीज़ पर बात करने का मकसद ये होता है कि वो लोग जिनको शायद नहीं है समझ इस चीज़ की, इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, उनको शऊर दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि ये आप लोगों के, अगर आप लोग अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं देते हैं तो आप लोग उनकी पूरी जिंदगी तबाह करते हैं। मतलब अगर आप उन्हें पोलियो के ड्रॉप्स किसी देते हैं स्टेज पे भी उनके जिस्म का कोई भी जो हिस्सा है वो बेकार हो जाएगा। ऐसा ही है। वो बिल्कुल मतलब आप ये पता है, एक ये भी बहुत ज्यादा एक चीज है कि हम लोग जब बहुत ज्यादा बच्चों को जो ड्रॉप्स नहीं लोग पिलवा रहे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक ये चीज भी हमारे माइंड में है कि नहीं होगा, हमारे साथ क्यों होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोच के भी नहीं ड्रॉप्स बच्चों को पिलवा रहे होते कि पता नहीं क्या चीज है, ठीक है नहीं है। फातिमा, आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। हम अगर थोड़ा यहाँ से वहाँ आ सकते हैं, हम खुद ही लेने आ जाते हैं यार, माय प्लेजर। थैंक यू। मेजबानी एक बहुत अच्छी चीज होती है, और हम लोगों का तो ये स्पेशली पाकिस्तान में ये चीज बड़ी होती है कि यार आप किसी की मेजबानी करें। अब मेरे सूट की आप तारीफ कर सकते हैं। हाँ, सूट आपका बहुत ही प्यारा है। और तारीफ नहीं कि मैं दोनों कप उठा के वापस ले जाऊं। नहीं, जो बेसिकली इसका जो काम है ना वो बहुत खूबसूरत। हाँ, इसका काम बहुत Colour खूबसूरत combination is है very और good. बहुत एलिगेंट सा है। और मैं बताती चलूँ कि मैंने जब भी कभी कोई ड्रेस पहना है, मैंने मखसूस 1-2 शॉप्स होती हैं जहाँ पर जो है वो मैं ड्रेस लेती हूँ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक ये होती है, 2 रीजंस बहुत खास होती हैं। एक ये कि वो इकोनॉमिकल हो, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तादाद में कपड़े चाहिए, हमें कपड़े बहुत चाहिए होते हैं। और उसके साथ साथ उसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी हो कि जैसे अमूमन हम रेडीमेड सूट्स लेते हैं तो उसकी स्टिचिंग जो है 1-2 दफ़ा पहनने के बाद ख़राब हो जाती है। लेकिन ये अल-इंश्रा बुटीक है F10 मरकज़ में, और उनका नंबर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो ऐसे ड्रेसेस जो कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और थोड़े से कैजुअल हैं, वो सारे वहाँ पर मौजूद हैं। आप ज़रूर जाइए। और क्योंकि अभी वहाँ पे सेल भी लग जाती है, आपको पता है कि जब सीज़न चेंज हो जाता है तो फिर 50% ऑफ में बहुत ज़बरदस्त शर्ट्स होती हैं। आपको बहुत मजा आने तो आपको बहुत मजा आने वाला है, जरूर जाके विजिट बहुत सी चीजें कीजिएगा। मिलने वाली हैं। अच्छा, वापस आते हैं पोलियो की बात करें तो पोलियो ही के हवाले से हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत से एक मैसेज है, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो इस पर मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे। ये एक छोटा सा फिलर था, लेकिन हम तीनों उसको एक बिल्कुल
स्टन होके देख रहे थे। और इतनी ही तकलीफ होती है, इतना ही दुख होता है कि जिन घरों में ऐसे बच्चे होते होंगे, आप खुद सोचें कि वो अपनी, मैं बल्कि चाहूँगी कि अगर हमें कॉल के थ्रू आप बता सकें कोई ऐसी फैमिलीज़ हों, मतलब जाहिर सी बात है दुनिया है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ़ें तो हर जगह होती हैं, कुछ गफलत से होती हैं, कुछ तकदीर और नसीब, हम बहुत सारे नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हमारे डोर स्टेप पे कोई आता है, पोलियो का वर्कर आता है, और हमारे घर में कोई बच्चे नहीं भी हैं, तो परवीन आपने देखा है हमारा अमूमन कि हम सोते से उठ गए जनाब, ये हो गया, हम रूड हो जाते हैं हमारे ना? घर में बच्चे नहीं है जी, 5 साल तक के बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को पहले भी बताया था। हम ये नहीं सोचते कि वो किस मुसीबत में इस गर्मी सर्दी में आया, बारिश हो रही है, ख़वातीन ने चादरें बुरके पहने हुए होते हैं, बच्चे जो वॉलंटियरली जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के होते हैं, टीनेजर्स, वो हम बड़ों का रवैया देख के क्या और सोचते दूसरा होंगे? माजिन वो कितने घरों से होकर आते हैं हर Exactly. दफा, वो लाजमी आपका घर याद रखें कि इन्होंने मुझे पिछली दफा बताया था कि हमारे घर में तो जी और 5 अगर साल नहीं से है बड़े बच्चे या तो नहीं आप है। बताएं कि फलां घर में बच्चा है, फलां घर में बच्चा है जी, इनको बता दें, ये स्कूल टाइमिंग्स है, इस पर ना आते, क्योंकि अब तो 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो और मुझे बच्चे लगता को है उनको पानी और ये चीजें पूछने के बजाय हम आगे ये से हमारे बदतमीजियां दीन में से करना है, शुरू हो ऐसे ही, जाते ऐसे हैं। ही। मतलब एक बंदा अच्छा, एक आ रहा है, चीज जी फातिमा, एक चीज जिसको बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हो रही थी, होता है। तो हमारे साथ साहबजादा मोहम्मद आलमगीर खान मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे जरा जानना चाहेंगे इस हवाले से। साहबजादा मोहम्मद आलमगीर खान साहब, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे इस्लामाबाद लाउंज में। जी बहुत शुक्रिया आपका, किसी टेलीविजन का, और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि पोलियो के हवाले से मजहब को लिंक करके बहुत सी ऐसी बातें की जाती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है उनको खौफजदा किया जाता है और वो फिर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से जो है वो इज्तनाब करते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो आपको मुबारकबाद, बेटू की इंतजामिया को मुबारकबाद, प्रोडक्शन टीम को मुबारकबाद, पूरे पैनल को मुबारकबाद कि हमेशा की तरह आपने एक कलीदी रोल अदा किया है, और जब भी इस मुहिम के हवाले से, पोलियो के हवाले से, तो एबीपी चैनल, खैबर और केटू कलीदी किरदार अदा कर रहे पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में। जैसा कि आपके इल्म में, दुनिया भर में मुसलमान जिस मसाइब का शिकार है, इसमें पोलियो का मर्ज भी शामिल है। ये एक मुसीबत के तौर पर सामने आया है, और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिनमें यह मर्ज अभी तक बाकी है। एक जमाने में ये मर्ज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता था, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, हिंदुस्तान भी शामिल है। लेकिन इन ममालिक में इस मर्ज पर काबू पा लिया था, दिन रात उन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की और इस पर काबू पा लिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान और नाइजीरिया में ये मर्ज अभी भी बाकी है। WHO हो गया और यूनिसेफ हो गया जैसे इदारे इस मर्ज के खात्मे के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, मसरूफ अमल है, और इस मकसद के तहत बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। उलमाए कराम भी इसी काम में इनकी मामनत कर रहे हैं, लेकिन बाद अनासिर जहालत की वजह से या किसी मकसद के तहत इनकी कोशिशों में रुकावट बन रहे हैं। दवा लेने के बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बड़ी वाज़ेह है और रोज़े रोशन की तरह आया है। और पोलियो भी एक ऐसा मर्ज है, अगर एक बार लाहक हो जाए तो फिर इसका इलाज मुमकिन नहीं रहता। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज़ों में इरशाद फरमा दिया है, अपने बच्चों को अपने हाथों से हलाक मत करो इन हालात में। और जबकि ये मालूम है अगर हमने इनको दवा न दी या हमारे बच्चा इस मर्ज का शिकार हो जाए जिससे वो सारी जिंदगी माजूरी की जिंदगी गुजारेगा, तो इसको दवा न देना, इसको वैक्सीन के कतरे न पिलाना शरई, कानूनी, इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और बाज मुस्लिम ममालिक में पैदा होने वाली इस सूरत हाल में आलम इस्लाम की जो अजीम यूनिवर्सिटी है, जामियातुल अज़हर कारा यूनिवर्सिटी की शेख ने कहा था, अब फैसला करना है कि हमने ज़हनी जिस्मानी तौर पर एक सेहतमंद उम्मत बनना है या ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से माजूर उम्मत बनना है। जो लोग बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने देते, इनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि जहां तक इनकी अस्पताल का ताल्लुक है, और इसमें कुछ हराम मादे इस्तेमाल होते हैं। कारा यूनिवर्सिटी में बड़ी देर तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही है। तो ये जो माशरे के अंदर एक नई रूप होकी जा रही है, भाई पोलियो के कतरे पिलाने से ये होता है, ये होता है। दीन तो हमें कहता है पहले सेहतमंद
انسان چاہیے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو وما خلقت الجن والانسان کہہ کے مخاطب کیا کہ انسان کو ہم نے بہترین حسن و جمال دے کے دنیا میں بھیجا. ٹھیک، تو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں؟ جی دیکھنے والوں کو یہی پیغام ہے آپ کی طرف سے، بی ٹی چینل کی طرف سے، K2 کی طرف سے، ہمارے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جس انداز کے ساتھ پاکستان میں کام کیا جا رہا ہے، یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں پولیو کی مہم کے حوالے سے پاکستانی ادارے کام کر رہے ہیں، مختلف NGOs کام کر رہی ہیں. ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے، اسلامک نظریاتی کونسل ہو، مختلف ادارے ہو، الازہر یونیورسٹی ہو، ان کے فتاوے ہیں باقاعدہ. پاکستان علماء کرام کے فتوے ہیں کہ ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے ساتھ ظلم مت کیجیے، پولیو کے قطرے ان کو پلائیے، آنے والی نسلوں کو مضبوط بنائیے. اور توانا اور مضبوط جب امت بنے گی تو آٹومیٹکلی وہ معاشرے کے اندر کلیدی کردار ادا کر سکیں گے. بالکل ایسے بالکل صحیح. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا. اور میرے خیال میں ہر پروگرام میں، چاہے وہ پولیو کا پروگرام ہو یا جہاں پر بھی کوئی شک و شبے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر اسکالرس کو ضرور لیا جاتا ہے، اسلامک اسکالرس کو. اور یہ بات انہوں نے روز روشن کی طرح بالکل عیاں کر دی کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے بعض اوقات بہت ساری باتوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہوئے تو دین یاد نہیں ہوتا، ہمیں کسی بیوہ کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے تو دین یاد نہیں ہوتا، وہ ہمارے مطلب کی چیز نہیں ہے نا. ہم اپنے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تو ہمیں بالکل نہیں یاد. لیکن ہمیں پولیو کے ان 2 قطروں سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہمارے دین پر جو ہے ہم متزلزل ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس سے ہمارے دین کو کوئی خطرہ یا کوئی چیز ہے. اور ہمارے دین میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے کسی بھی سنی سنائی بات پہ منوان عمل کر لیں؟ دیکھیں یہ بات تو لکھا ہوا ہے، تو بلکہ ہمارے دین میں ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے آگے بات نہ کریں. لیکن یہاں پر تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم شاید کچھ وہ کہتے ہیں نا الٹی گنگئی بہ رہی ہے. ہم دین کو اپنے مطابق وہ کر لیتے ہیں، جو چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے ہم وہ کر لیتے ہیں. بہت ساری ہماری خواتین ایسی ہیں، میں اگر جنوبی پنجاب کی بات کروں، جنوبی KP کی بات کروں. اچھا جی پہلے کال ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسا بہن جی؟ الحمدللہ جی. میرے بھائی نے کہاں سے ہمیں کال کی ہے؟ میں نے علین سے کیا ہے، ابوظہبی علین سے. ابوظہبی. جی نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ ہمارا نام ہے حاجی بلقیاز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ میں نے تو 2-3 بار جو ABP خیبر میں بھی یہ پروگرام چلتا تھا اس میں بھی کیا ہے، اور ابھی آپ لوگ کا جو پروگرام چل رہا ہے یہ پولیو کے بارے میں، جی جی اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جان بہن جی، یہ جو عالم دین لوگ جو بتاتا ہے نا، جی جی ہم کو ایک دن اتنا افسوس آیا کہ ایک مذہبی امور وفاقی وزیر وہ اسمبلی میں فلور پہ بول رہا ہے کہ میں پھر دھمکی دے رہا ہے جی جی کہ اگر آپ لوگ ایسا نہیں ہے تو پھر میں پولیو کو بائیکاٹ کرے گا. بہت افسوس آیا کہ آپ عالم دین ہے بھائی جان، ہاں آپ کو ذرا سوچو، آپ کا بھی بچہ ہوگا. بالکل میرا ایک بھتیجا پولیو نے پکڑا، صحیح. جتنا تکلیف ہم کو ہوا ہے، جی جب چھوٹے بچے میرے اور گھر پہ چلتے تھے اور یہ ہاتھ لگا کے اور ایسا نیچے بانٹتا تھا نا تو میں رویا اس کو بہت دفعہ. اور ابھی پہلے ایک وبا آیا تھا، اس کا نام ہے اردو میں چچک. جی جی چیچک بیماری تھا. جی ہاں اس ٹائم پہ میں 6ویں کلاس میں سبق پڑھتا تھا، جی تو اس کی بھی ویکسین آیا اور اچھی استعمال ہوا. ابھی کہاں ہے چچک کا بیماری؟ بالکل نہیں ہے. ختم ہوا. جی ہاں ختم ہوا، عمل ہو گیا. ہر بیماری کا ایک ویکسین آتا ہے، صحیح. اور اس کا جب صحیح استعمال کرے تو وبا چلے جاتا ہے. ابھی کورونا آیا، ابھی کورونا کا ویکسین آیا. بالکل میرے کو ہر ٹھنڈی میں کھانسی آتا تھا، ابھی اللہ کا شکر ہے 3 ویکسین لگایا. جی 2 سال سے ایک بار بھی ٹھنڈی کا کھانسی نہیں آیا. صحیح صحیح. وہ بالکل صحیح ہوا. ابھی میں سب کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے بچے پہ رحم کرو. بالکل یہ عالم لوگوں کے پیچھے نہیں جاؤ، یہ خود جنت جاوے، ہم لوگ کو چھوڑ دیں.
بہت شکریہ میرے بہت بھائی, آپ نے شکریہ بہت آپ کی ہی کال ایک کا. امپریسو سی کال کی جو کہ بالکل ریلیٹڈ تھی ہمارے آج کے شو کے ٹاپک سے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ خود جنت جائیں گے, جنت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر اور انسانیت نہ ہو تو آپ ان خطابات کے اور ساتھ نہیں جا مہاجبین یہ سکتے. ان علماء کرام کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جو کہ مذہب کو بیچتے ہیں. مزید بھی اس پر فاطمہ بات کر لیتے ہیں, ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ضرور. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ فاطمہ کو اشارہ السلام علیکم جی, ویلکم بیک. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد لاؤنج, اور آج اسلام آباد لاؤنج میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں پولیو کی. بہت زیادہ جو ہے پولیو ہم لوگ ڈسکس کریں, لیکن مین ایک چیز مجھے یہ بھی ایک لگتی ہے کہ ایک جو کویشچن جو اکثر میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ جن بچوں کو نہیں لگوا رہے پیرنٹس, پولیو کے ڈراپس نہیں دے رہے, جی, جب وہ بڑے ہوں گے اور ان کے مائنڈ میں کہ ایک گلا ہوگا مجھے لگتا ہے اپنے ماں باپ سے, اللہ نہ بڑے کرے, ہونے کے اللہ بعد نہ کیا کرے. لائک سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے لائک کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے تو بچوں کی فوج نہیں کھڑی کرنی چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, میری باتیں کبھی کبھی بہت تلخ ہو جاتی ہیں, شاید بری بھی لگتی ہوں گی, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانداروں سے کیوں مختلف بنایا ہے؟ صرف اور صرف سے کہ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے. اور پھر آپ کو اگر اولاد دے رہے ہیں اللہ میاں, تو اللہ میاں آپ پہ بیسیکلی ایک ذمہ داری ڈال رہا ہے. بالکل, آپ اس کو سوسائٹی کا ایک اچھا بندہ بنائیں گے. آپ کی ہر لحاظ سے ذمہ داری, اس کی صحت وہ کا کل خیال کو رکھنا, کرمنل اس کی بنتا ہے تربیت کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کی تربیت کرنا, اس کی ہر ایکٹ کا جواب. دیکھیں جب بچے اچھا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے نا, ماں باپ نے تربیت بہت اچھی کی ہوگی, اچھے ماں باپ کا بچہ ہوگا. ماں باپ بہت پراؤڈلی بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, لیکن کہنا یہی آپ سب لوگوں سے, یہ جو ہم نے اتنی دیر گفتگو کی, اس میں صرف اور صرف بات یہ, ہمارے بچے ہوں, آپ کے بچے ہوں, وہ اس پاکستان کا اثاثہ ہیں, ان کو پولیو کے ڈراپس ہر صورت دیں. آپ کے گھر میں بچہ موجود نہیں ہے, کسی آس پڑوس کا ہے, تو ضرور ان کو گائیڈ کریں, چائے پانی کا ان کو پوچھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پینے کے لیے پانی دیں اگر گرمی ہو رہی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان پہ شاؤٹ نہ کریں. ہمارا رویہ سم ٹائم بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کے بچے کو خدا نخواستہ بخار ہو پھر بھی ڈراپس دیں, پیٹ خراب ہو تب بھی دیں, سو رہا ہے تو اس کو گود میں اٹھا کے لے کے جائیں اور اس کو ڈراپس پلائیں. کسی بھی صورت میں یہ جو 2 قطرے ہیں یہ اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. یہ 15 سے لے کے 21 تک یہ مہم جاری ہے پاکستان میں. جہاں جہاں پر بھی پولیو ورکرز آتے ہیں, آپ ضرور بچوں کو 2 ڈراپس ضرور پلائیں 5 سال کی عمر تک. تربیت کی بات کی, ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ لوگ رویوں کی بات کر رہے تھے, آپ لوگ تربیت کی بات کر رہے تھے, جہاں پہ ہم نے مجھے تھوڑا سا ذہن میں آیا لاسٹ پروگرام جب ہم لوگوں نے کیا تو ہم 14 اگست سے چونکہ سے ریلیٹڈ ہم نے بہت سی چیزیں اس میں ڈسکس بھی کی تھی اس پروگرام میں, اور شاید ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں میسیج بھی دیا تھا بالکل. بس ہم نے آپ لوگ کے پیر نہیں ہم پڑ گئے تھے, باقی تو ہم نے پوری کوشش کی تھی. ہاں سیریسلی ہم نے اپنی سے پوری کوشش کی ہے فاطمہ, بلکہ ہم نے پریکٹیکلی خود بھی بہت سی وہ چیزیں کی جس پر ہم لوگوں نے یہاں پہ بات کی کہ دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے, انہوں نے یہ جشن آزادی اس مقصد کے لیے تو نہیں آتی کہ آپ لوگ شور شرابہ ہلا گلا ایک کے ساتھ بدتمیزی دوسروں کے ساتھ تمیز کے دائرے میں کریں. ہر چیز کا ایک دیکھیں, ہر چیز کا ایک لیول ہے. اچھا یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں بالکل میں کہتی ہوں جب تک نہیں دکھائیں گے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا کچھ کرتے رہے. ہم کیا چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو ہمیں کیوں غصہ ہے, وہی نا یہ کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے, ڈھونڈا جا رہا ہے. لیکن بہت بری بات ہے, خود یہ سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح سے بات کرے یا کوئی غیر آدمی اس کو اوئے کر کے بھی بلائے, تو آپ لوگوں کی غیرت کتنی جاگ اٹھتی ہے. آپ اپنا وہ کہتے ہیں نا تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں. لیکن اگر کسی اور کی بہن بیٹی آپ کو باہر لگتی ہے تو آپ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ جو ہے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. آپ یہ چیز دیکھو, 14 اگست کا دن ہے, آزادی کا دن ہے نا, آزادی منا رہے تھے نا. بالکل, یہ ان کے نزدیک آزادی یہ ان کے نزدیک آزادی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح اگر ہم لوگ بات کریں نا ہم نے باہر جانا ہے, تو ہم اگر باہر بھی جائیں تو ہم اپنے آزاد ملک میں اپنی گاڑیوں کے شیشے نیچے کر کے نہیں جا سکتے, کیونکہ
उस वक्त इतनी बदतमीजी रोड्स पर हो रही वो होती सारे है। पटाखे गाड़ियों में बिल्कुल, भेजते हैं। गाड़ियों में पटाखे आ रहे हैं, कोई चीज आ रही महजबीन है। फातिमा और हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी मौका हो, 14 अगस्त हो जाए या कि ईद बाहर ना हो, निकलें। हम निकलते ही नहीं है, हाँ, क्योंकि घर हमें वाले पता होता है निकलने भी तूफान नहीं बदतमीजी देते। मच यही रहा होता है, होगा, हाँ। हम अवॉइड करते हैं। इवन घर पे अगर बच्चे जिद भी करते तो हम कहते हैं नहीं बच्चे आज के दिन नहीं आज लेके नहीं, जाएंगे फिर आपको। ले जाएंगे। फिर कभी ले हाँ, जाएंगे। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल ऐसे कोशिश होती है हम घरों के अंदर ही रहें। इस्लामाबाद का हाल ऐसे था जैसे मैं समझती हूँ कि कहीं कोई जंगल में भी शायद अगर जानवर इकट्ठे होकर इतनी भगदड़ मचाएं तो नहीं मचाएंगे। इस्लामाबाद ऐसे हो गया था कि मुझे वहशत होने लगी कि जब मैंने वो सीन्स देखे, और बहुत सारी वीडियोस, अब तो ये ऐप्स आ गए उसके थ्रू आपकी सैर हो जाती है। लेकिन वही बात परवीन ने कही कि मैं ईद पर भी कभी 3 दिन तक मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती, सिर्फ हाँ, इसलिए कि कोई पार्क इसलिए जाने के काबिल नहीं होता कि वहां पर इसी तरह के जो है लोफर आए हुए होते हैं और वो दूसरों की बहन बेटियों की या माओ की जो है इज्जत रिस्पेक्ट नहीं और करते। ये लोग अपने घर में इतने माओ के लाडले और तमीजदार होते हैं कि उनकी माएं कभी माने ही ना। मैं कसम से, मेरा तो दिल करता है इनकी बाइक्स के पीछे ना आप लोग प्लीज ये काम करें कि बाइक्स के पीछे माँ बाप के नंबर जो है ना प्रिंट करा दें। हाँ, कर रहे हैं, बेफिक्र दूसरा हैं। मैं ये भी कहूंगी कि अगर हमें कहीं पे ऐसी कोई चीज, जितने हमारे महजिब शहरी में देख रहे हैं, अगर उन लोगों को ये चीज देखने का मौका मिलता है कि इर्द गिर्द कोई ऐसे लड़के या उनका टोला इकट्ठा होके किसी को हरास कर रहा है या कोई इस तरह की हरकत कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए, तो काइंडली आप उनको मना करें, वहीं पर उन्हें मना करिए आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम मिलकर इन लोगों को, मुझे लगता है, नहीं रोक टोक करेंगे, ये तो परवीन होगा ये कि मैं समझती हूँ अगर मेरे पास पावर हो तो मैं कभी 14 अगस्त पे इस्लामाबाद वालों को पिंडी ना जाने दूं, पिंडी वालों को इस्लामाबाद ना आने दूं। इनके लिए फिर यही पैरामीटर्स आप रखें कि आप सेलिब्रेट ही ना करें, आप डिजर्व नहीं करते प्लीज घर बैठ जाएं। आप डिजर्व नहीं करते। लाइक अच्छा, आपको खुशी का ही नहीं पता कि खुशी को कैसे मनाया जाता है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि क्या इस चीज में तरबियत मैटर करती है? क्या बहुत। पेरेंट्स का कसूर है बिल्कुल, कि पेरेंट्स ने ऐसी किस चीज की कमी है कि हमारे, देखिए सब लड़के तो ऐसे नहीं हाँ, हैं, बिल्कुल। सब लड़कियां, हर कोई एक जैसा नहीं अच्छे है। बुरे हर जगह होते अच्छे बुरे हैं। ऐसा किस चीज की कमी आई है इन बच्चों में? ये किस चीज की, हम ये कहेंगे कि तरबियत में कमी आ गई है इन बच्चों कहाँ में, पे कि ऐसी ये बच्चे, कमी रह गई? हाँ, इन जिनकी वजह बच्चों को से। तमीज का जो दायरा है वो भूल चुके हैं। They don't know। फातिमा, आपने देखा होगा आजकल जो पेरेंट्स जिस तरह से तरबियत कर रहे हैं, बच्चे पैदा किए हुए 4-4, 5-5, और 6-6 maids हैं, मोबाइल्स पकड़ा, या मेड्स हैं, या फिर उनको मोबाइल दे दें, वो अपना टाइम उसी में सारा दिन गुजार लें, और माँ बाप जरा सुकून से, उनको अपना फ्री टाइम चाहिए होता है। तो बच्चों की जो तरबियत के मरहले हुआ करते थे ना, जिसमें आपके नाना नानी दादा दादी का कोई किरदार होता था, माँ बाप ध्यान देते थे, वो तरबियत करते थे, वो सारी चीजें तो सोशल मीडिया और इन चीजों पे वो सारा टाइम तो वहां गुजर जाता है। बच्चों को कौन समझाए, उनकी तरबियत कौन करे? फिर जब ये जवान होते हैं तो ना इन्हें मैनर्स का पता होता है, ना इन्हें बड़ों का अदब पता होता है, ना इन्हें ये पता होता है कि अगर आप रोड पर भी चलते हैं तो उसके भी आदाब होते हैं। दूसरी बात जब सबसे इससे बड़ी बात ये है करते परवीन हैं, कि हम बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हैंड वॉश कर लो, जो हमारी एक अंग्रेजी होती है, बच्चों को हाथ No, मुंह बेटे। धुलाना, सफाई सुथराई बताते हैं। लेकिन हमने कभी भी आज तक अपने बेटों को स्पेशली, मेरी तो ये आदत में शामिल है, हम कुछ दिन पहले ये डिस्कस भी कर रहे थे कि बेटों को घर से बाहर अगर कोई भी खातून है, वो स्टूडेंट है, वो बड़ी उम्र की है, वो छोटी है, जो भी है, दूसरी खवातीन की इज्जत करना जरूर सिखाएं। वो बहुत जरूरी आप अपने बच्चों को ये बात कभी बताते ही नहीं है। और अगर कोई बुरके में हो, उनको भी कोई जो है हरास किए बगैर नहीं रहता, कोई बुजुर्ग हो उनको भी नहीं छोड़ता। ऐसे ही है। तो उनको ये समझाना है कि खाली आपकी अपनी अम्मी और मतलब अपनी बहन नहीं है, सारी औरतें एक ही जैसी हैं, तो हमें उन सबको एक ही जैसी इज्जत देनी है, जो बहुत ज़रूरी है एक चीज़। लेकिन देखें, एक तो ये एक चीज़ आ गई ना, अब हम लोग अभी ये स्क्रीन्स और इनकी भी बात करें, हम बिल्कुल एक ऑफ उसमें एक जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स से कमी रह गई है बहुत सारी चीज़। अच्छा यार, बहुत डिप्रेस हो गया, बहुत मैं जो है ना डिप्रेस। तो माजबीन पे कुछ नया है क्या? आई थिंक क्या बिल्कुल है है, सैर करनी है। चलो करते हैं। ओ वाह, सुकून, पता है ग्रीनरी वैसे ही आपको एक सुकून और वो चीज़- मिलता है। बिल्कुल। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाला करें, कहीं कॉफ़ी के लिए बाहर निकला करें, कोयटा होटल से चाय पी लें, गपशप करें, चाहे वो माजबीन दोस्तों बताइएगा, सिरीपाई के हवाले से आराम से गाड़ी चली जाती है, खाने पीने की, लाइक वहाँ एक पे मखसूस, प्रॉब्लम बिल्कुल जी, तो आपको नहीं? बहुत सारी जगहों पर रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। छल्ली वाले हर जगह आपको मिल जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब आपने अगर थोड़ी सी हाइकिंग करनी हो तो फिर बड़े खूबसूरत स्पॉट्स बने हुए हैं। उसके लिए आपके पास जो है ना जबरदस्त किस्म की छड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करती है। ठीक है। आपके शूज बड़े जबरदस्त होने चाहिए, क्योंकि ठंड हो जाती है बहुत ज्यादा। ओके। तो आपके पास एक बहुत अच्छी जैकेट हो। और अमूमन हमारी गलती ये करते हैं, ढेरों कपड़े उठा के ले जाते नहीं, हो। भाई एक आप लिमिटेड लिमिटेड कपड़े रखें, एक जैकेट हो जो कि बड़ी रिलायबल हो, आप उसमें, और आप
के पास कैमरा बड़ा कमाल का हो जिसमें आप वो मंजर जो है कैप्चर करें, और इसी तरह कॉफ़ी शॉफ़ी पिएं और ऊपर तक जाएं जहाँ तक आप जा सकते हैं। वहाँ पर जिस तरह ये भी मैंने बताया ना कि मखसूस जगह तक आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर आपको पूरे ये मिलते हैं चरवाहों के, ये जो होते हैं ना क्या कहते हैं, रेवड़ आपको नजर आते हैं, बकरियों के, दुम्बों के, और इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है, लश ग्रीन है कि वो अमूमन आपको शहरों में नजर नहीं आती, उसका कलर ही डिफरेंट होता है। तो जरूर जी सैर करें। सही, तो क्या प्लान है फातिमा? अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई है। तो प्रोग्राम को पहले हम खत्म करते हैं, लेकिन तमाम देखने वालों को कहेंगे जब भी किसी ऐसी जगह है आप जाएं, जैसे अपने घर को ऑन करते हैं अपने मुल्क को भी करें, और प्लीज वहाँ पे गंदगी मत मचाया करें, खाया पिया करें। बेशक अगर अपने साथ लेकर के भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है फातिमा, जब इतना वजन आप लेके जा सकते हैं तो खाली रैपर्स वापस लाने में क्या तकलीफ है? आदत नहीं है, तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते। आप अपने घर के बाहर वाली जगह पे भी आप देखो मोस्टली लोगों का गंद होता है, ठीक है, तो वो घर के बाहर अगर है तो वो किसी घर के बाहर है ना यार, वो हमारी टेरिटरी नहीं है, हम ओन ही नहीं करते अपनी गली को, तो बस इसीलिए हम वहीं फेंक देते हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं, और इसीलिए बात करते हैं कि काश हमारे अंदर ये तब्दीलियां आ जाए। फिर ये क्या वजह है कि हम अपने मुल्क में तो इन चीजों का बड़ा एडवांटेज देते हैं, लेकिन जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो इंसान के पुत्र बने होते हैं। आप यकीन करें कि जो वहाँ के शहरी होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे ही है, कोई क्राइम नहीं, कोई बॉटल नहीं फेंकनी, कोई टिश्यू पेपर नहीं फेंकना। वहाँ पे हमारे सिर पे डंडा होता है ना, हमें पता है कि हमने जरा से भी वायलेशन की ना तो अब टिकट मिल जाएगा, हमें पर्ची आ जाएगी और हमें इसको पे करना ही करना है। मुझे और आप वहाँ कॉल नहीं करवा सकते, मेरे अंकल कोई पुलिस सिफारिश में नहीं चलेगी। हाँ, यहाँ पे भी अगर ये थोड़े से रूल सख्त हो जाएं तो चीजें ठीक हो सकती हैं। आई थिंक हो ही ना जाए सर, हाँ यही मैं बता रही हूँ कि अगर पुलिस इसके ऊपर, अगर हमारी ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो हमें इस बात की को समझाती है, तो आपको नहीं पता हमारे सोर्सेज। बिल्कुल जी, अभी मैं कॉल करूंगा, क्या नंबर है तुम्हारी बेटी का, अच्छा ठीक है, ये हमारे अंदर हमें ऐसे भी हो जाता है ना, ऐसे होता है, और हम बाकायदा उनको अच्छी तरह जी सुना देते हैं। अगर हमें पता हो ना कि हमारी बैग बड़ी मजबूत है तो हम इस बात पे उसको सुना भी देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यार मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं जो है वो गाड़ियों वालों को रोक रहा हूँ, उनको कानून जो है वो सिखा रहा हूँ। अक्सर हाँ ठीक है जी, जाने दो, बिल्कुल सही है। तो ये सिस्टम को ठीक करने के लिए इसके ऊपर काम अभी से अगर शुरू करेंगे तो शायद जब हम 100 साल कंप्लीट करेंगे पाकिस्तान की आज़ादी के, तो हम शायद कुछ हमारे अंदर बेहतरी आ गई। हमारी बेहतरी दूसरे ममालिक के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं है। बहुत हो गई नसीहतें भाई, लेकिन वक्त भी खत्म हो गया ना बातें। तो हम कल जब आएंगे इससे ज्यादा नसीहतें लेके आएंगे। आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।